दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजे स्टडीज में। हम आज इस चैनल को पढ़ाने वाला हूँ साइंस का क्लास 9th का चैप्टर 6। ओह, क्लास 9th का नहीं दोस्तों, क्लास 10th का। मैं भी क्या क्लास 9th करते करते क्लास 9th में हूँ, बट अब क्लास 10 चालू हो गई। हमारी एक वीडियो लॉन्च भी हो गई है क्लास 10th में। तो साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो चैप्टर 6 का पार्ट 1 जो है वो हमने देख लिया था, जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में था वो हमने क्लियर कर लिया था। और उसके बाद न्यूट्रिशन जो टॉपिक है, पहला एग्जांपल लाइफ प्रोसेसेस का, वो भी हमने कवर कर लिया था। अब आपकी स्क्रीन में एग्जांपल्स तो आ ही रहे होंगे। तो एग्जांपल में जो पहला न्यूट्रिशन है वो हमने कवर कर लिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है रेस्पिरेशन, ओके, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड रेस्पिरेशन तो हमारा पूरे 24 घंटे चलता ही रहता है, चाहे हम सो रहे हो चाहे हम जग रहे हो। तो रेस्पिरेशन को अब हम चालू करते हैं। तो भाई लोग, जो पार्ट 1 था उसमें बहुत ज्यादा ही मजाक हो गया था। अब हमको थोड़ा सा सीरियस होना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये जो तीनों एग्जांपल्स है ये एक ही वीडियो में कवर हो जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे। न्यूट्रिशन बहुत बड़ा टॉपिक था, बट ये तीनों तो छोटे छोटे। तो देखते हैं भैया क्या होता है आगे। अब 30-40 मिनट से ज्यादा, 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वीडियो, है ना। तो अब चलो चालू करते हैं। तो रेस्पिरेशन सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है। रेस्पिरेशन में क्या है ये हम जान लेते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या है? ऐसी प्रोसेस। अब देखो, रेस्पिरेशन का नाम आता है तो मतलब हम समझ लेते हैं कि सांस लेना। जो हम ब्रीदिंग करते हैं उसको हम समझ लेते हैं कि वो रेस्पिरेशन है। बट बेसिकली वो रेस्पिरेशन नहीं होता, वो भी होता है बट पूरी तरीके से नहीं होता है, ठीक है। अब क्या बोले, कंफ्यूजन। चलो सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है सबसे पहले इंग्लिश में समझते हैं, फिर हिंदी में आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, द प्रोसेस in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration। अब आप बोलोगे भैया कुछ समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाओ, ठीक है। तो क्या भैया, एक ऐसी प्रोसेस, रेस्पिरेशन बता रहा हूं, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सेल है उसको क्या चाहिए होती है, उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इन विच दी सेल्स ऑब्टेन एनर्जी उसको चाहिए पड़ती है, और वो ऑब्टेन करता है एनर्जी को कैसे? बाय कंबाइनिंग, दो चीजों को मिला के वो एनर्जी पाता है। किस किस चीजों को वो मिलाता है? वो मिलाता है एक तरफ तो ऑक्सीजन को, एक तरफ तो ग्लूकोज को। ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिला के वो एनर्जी पा जाता है, उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम बोल रहे होंगे कि चलो भाई इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन, मैंने मान लिया आपकी बात। अब ब्रीथिंग कहाँ गई? तो भैया इसमें ब्रीथिंग भी शामिल होती है, ठीक है। अगर देखो, हम ब्रीदिंग करेंगे तभी तो ऑक्सीजन आएगी, ओके, और ब्रीदिंग करेंगे तब ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन को मिलाना तो जरूरी है ना। तो द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो क्या है, सेल्स जो है ना वो एनर्जी उनको चाहिए है, और वो कैसे एनर्जी को लेते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिला के, और इसमें रेस्पिरेशन भी शामिल होती है। ओके, तो यहाँ पास इट इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने वैसे लिख दिया है, आप लिख लीजिएगा। तो इट इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन को पढ़ लो, बहुत आसान है। सेल्स को एनर्जी चाहिए रहती है, वो एनर्जी चाहिए रहती है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिला देता है, जिससे क्या बन जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग करके ले लेते हैं और ग्लूकोज वो मिला देता है, जो कि हमको न्यूट्रिशन से मिलता है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिला के रेस्पिरेशन ले लेते हैं, इसमें इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, ओके। अब उसके बाद दोस्तों एक चीज और आती है जो कि उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन भी कितने प्रकार के होते हैं? रेस्पिरेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या है ये भी हम ध्यान से अच्छे से देख लेते हैं। अरे भाई इसमें तो कुछ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक म्हणजे कि जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, और एनारोबिक मतलब कि जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन हो ही ना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम थोड़ी अच्छे से। एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं, बस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस, या तो ना हो ऑक्सीजन या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कमी हो। तो एरोबिक मतलब कि ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी तो प्रोड्यूस करें। देखो भैया रेस्पिरेशन है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस करेंगे, पर एक ऐसी प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब हमारे पास ऑक्सीजन ना हो या तो कमी हो, ठीक है।
आगे थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए भैया, इतना आसान है। अब थोड़ी आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल देख लेते हैं, उसके लिए शायद मुझे हटा भी देंगे ये लोग, बट कोई बात नहीं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। ओके, तो दोस्तों बेसिकली इस टेबल में आपकी जो स्क्रीन में शो हो रही है, उस टेबल में क्या होता है, इस टेबल में एक ग्लूकोज तो जानते हैं ना आप, ग्लूकोज समझे कि जो C6H12O6 मैंने आपको शुरू में भी बताया था, तो ग्लूकोज फूड जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा के अंदर जाके किस में बदल जाता है, पायरोवेट में और एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा के अंदर जाके पायरोवेट और एनर्जी में बन जाता है। अब पायरोवेट क्या होता है, व्हाट इज पायरोवेट, तो पायरोवेट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, तो पायरोवेट का फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O3, C3H4O3, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा अभी कंफ्यूज नहीं याद कर रहा हूं, ठीक है, तो C3H4O3 होता है किसका फॉर्मूला, पायरोवेट का। अब पायरोवेट जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाता है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ जब ऑक्सीजन नहीं होती है, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तब वो क्या बनाता है, एथेनॉल्स प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एथेनॉल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये तीन चीजें वो बनाता है, ठीक है, कौन, पायरोवेट। जब किस में जाता है वो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जब ऑक्सीजन ना ही हो, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो ये तीन चीजें बनाता है, कौन कौन सी, एथेनॉल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बोल रहा हूं, एथेनॉल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों सवाल ये आता है कि एथेनॉल्स क्या, एथेनॉल्स भी एक नया शब्द है, तो उसकी भी केमिकल इक्वेशन आप लिख लीजिए, डिस्प्ले में नहीं दिया होगा, तो वो होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद और आगे हम देखें तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, जब पायरोवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में जाता है तब क्या होता है, तो वो लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड, लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड, लैक, ठीक है, लैक्टिक, ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनाता है और प्लस एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, लैक ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, लैक ऑफ मतलब कि लैक ऑफ बोल रहा हूं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है, ठीक है, एनर्जी तो तीनों में बनती है, वो आप लगा देना, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या, एक मिनट, लैक्टिक एसिड की केमिकल इक्वेशन में भी आपको बता दूं, तो लैक्टिक एसिड की केमिकल इक्वेशन होती है C3H6O3, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, C3H6O3, तो ये होती है लैक्टिक एसिड की। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो नॉर्मली वाटर बनाता है, ठीक है, मैं अपने क्या वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है, ठीक है, ये तीन चीजें बनाता है। अब इसमें वाटर की तो H2 होता है और H2O होता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको नए शब्द क्या मिले, पायरोवेट, एथेनॉल्स और लैक्टिक एसिड, तो इन तीनों की केमिकल इक्वेशन याद कर लीजिएगा। और ग्लूकोज पता है ना, C6H12O6 याद रखिएगा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। तो अब हमने बेसिकली टेबल भी डिस्कस कर लिए, नो अभी भी हमारी टेबल अधूरी है। अब हम ये भी देख लेते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कब होता है, कैसे, कोई उदाहरण तो किस में होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो मैंने बताया आपको एथेनॉल्स वाला, तो ये होता है ईस्ट में, ईस्ट आप जानते हो ना, ईस्ट, हाँ, जैसे केक होता है, केक अभी बर्थडे पार्टी में केक वेक तो खाया होगा, लॉकडाउन में बहुत केक खाया, मैंने भी खाया, आपने भी खाया होगा। तो केक क्या होता है, वो ऐसे दबता है फॉर्म जैसे, है ना, तो वो क्यों दबता है, वो इतना फ्लफी क्यों होता है, वो होता है ईस्ट के कारण, ईस्ट फॉर्मेट करी जाती है, ठीक है। तो पाव जो होता है, पाव, वो भी ब्रेड, वो सब जो होता है वो ईस्ट से बनती है, ईस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, ओके, मेरे घर में बनता है, मुझे पता है, ठीक है। अब उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है मसल सेल्स में। ये हमको कब रियलाइज करते हैं, हम इसको जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं तो सुबह करता हूँ, तो मैं रियलाइज करता हूँ कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, पसीना आता है, हाफ टाइम ऐसे हाफते हैं ना, तो क्या होता है भैया, उसमें जो है ना हमारी एनर्जी बहुत सारी लूज हो जाती है, हमारी जो सेल्स है वो आधे से ज्यादा डेड हो जाते हैं, तो नए सेल्स बनते हैं, हमको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो होता है वो मसल सेल में हमें प्रभावित करता है, मसल सेल्स, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल में होता है। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो नॉर्मली भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ये आपको 9th क्लास में भी बता दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको थोड़ी सी एटीपी के बारे में भी दिया है, तो वो भी हम देख लेते हैं अगली स्क्रीन में, ओके। तो मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ दोस्तों। तो ये जो आपके येलो बॉक्स दिख रहा है, दी एनर्जी रिलीज्ड वाला, है ना, तो ये येलो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी पढ़ा था, पर
अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अभी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी हमने जो देखा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है, हमने देखा ना अभी, है ना, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो यूज करी जाती है सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करने के लिए, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में जो है वो यूज कर दी जाती है। तो एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी ना। चलो तो फिर अब आपकी स्क्रीन को मैंने चेंज कर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा दिया है। स्क्रीन चेंज करके जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उसका ही एक सिस्टम है जिसको हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। ह्यूमन मतलब हम इंसान, जो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं वो सब देख लेते हैं, ठीक है। मेरे को तो नहीं लगता है कि इस वीडियो में ही हो पाएंगे, तो लगता है कि जो मैंने पहली वीडियो में बोला था कि 4 वीडियो बनाएंगे वही अच्छा रहता है। ज़्यादा लंबी वीडियोस आपको देखने में मज़ा नहीं आता, मुझे बनाने में भी मज़ा नहीं आता। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। इसमें क्या है, ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज, ठीक है। पहला पॉइंट जो है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं जो ऑक्सीजन, वो नोज से जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द नोज, नोज से वो जाती है थ्रू दी बॉडी। तो ऑक्सीजन रिच्ड एयर जो होती है इज टेकन इनटू दी बॉडी थ्रू दी नोज। तो बॉडी में ऑक्सीजन को कैसे लाते हैं, नोज के द्वारा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, ओके। अब आप दूसरे पॉइंट में बढ़े, आप बॉडी में तो आ गई, अब क्या होते हैं, मतलब कि अभी नोज से तो जाएगी, तो अब क्या होता है भैया, द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज, ठीक है। जो आपके नोज में हेयर्स हैं वो इन फाइन जो मतलब कि फाइन हेयर्स हैं वो एयर को जो है ना वो फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। हंसने की बात नहीं है भाई, कर देते तो कर देते हैं, है ना, फिल्टर तो चाहिए, अब छन्नी थोड़ी ना लगा देंगे, तो नोज ही कर देती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है भैया, थर्ड पॉइंट है फ्रॉम नोज, नोज, अब देखो फिल्टर भी हो गई, तो फ्रॉम नोज द एयर पासिस थ्रू दी थ्रोट टू लंग्स, ये नोज से एयर जो है वो थ्रोट यहाँ पास आता है। अभी हम डायग्राम में देख लेते हैं, थ्रोट टू लंग्स, फिर यहाँ थ्रोट से लंग्स पास यहाँ पास आ जाती है, ठीक है। तो नोज से एयर जो है वो फ्रॉम थ्रोट टू लंग्स, लंग्स तक चली जाती है। ये 3 पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद कर लो, ये मैंने आपको अच्छे से पॉइंट्स बाय पॉइंट बता दिया, तो आप नोट्स अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। अब भैया लंग्स में तो आ गई, अब लंग्स में आके क्या करेगी, तो लंग्स का भी देख ले हैं, ठीक है। डायग्राम में मैं सब बताऊंगा, घबराइएगा मत, ओके। द एयर पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स टेक्स एंड फाइनली रीच इन एल्वियोली, ठीक है। अब क्या होता है लंग्स में, बहुत अच्छा डायग्राम होता है लंग्स का, वो भी हम देखेंगे। तो द एयर पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर टेक्स एंड ट्यूब से यहाँ पास, है ना, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो थोड़ी मेरी स्क्रीन में गड़बड़ थी। द एयर पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, ओके। क्या होता है, जो एयर पासेज होती है, मतलब कि लंग्स हमारी जाती है, उसके बाद मतलब कि लंग्स हमारी नहीं, जो हमारी एयर जाती है और लंग्स में, तो वो स्मॉलर ट्यूब्स में बढ़ती जाती है और फिर फाइनली वो एल्वियोली में मीट करती है, ठीक है। डायग्राम में मैं आपको और बता दूंगा, ब्रोंकी में भी वो होता है, ठीक है। तो फिर फाइनली वो रीच कहाँ करती है, एल्वियोली में। एल्वियोली इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो आप एल्वियोली को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब एल्वियोली को ही देख लेते हैं अगले स्क्रीन में। अब आपकी स्क्रीन में एल्वियोली आई होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान खोल लीजिए, क्योंकि एल्वियोली बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्वियोली क्या है, इट इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून तो देखे ना बर्थडे में जो लगाते हो, तो उसी जैसे स्ट्रक्चर होता है। इट इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है, किसको करता है, गैसेस को सरफेस प्रोवाइड करता है एक्सचेंज करने में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इट इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेज के एक्सचेंज के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कनेक्ट विथ ब्लड वेसल्स, जो वॉल्स होती है एल्वियोली की, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कनेक्ट विथ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इतना दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल याद रखना, आगे भी काम आएगा। ऑक्सीजन जो है वो किस पे डिसॉल्व होती है, वो हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व होती है, बिल्कुल याद रखना, ओके। द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोली एंड कैरीड फ्रॉम द लंग्स
2 cells in all body parts। जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व होती है फ्रॉम एल्वियोली, एल्वियोली से ही हो जाती है और उसको कैरी किया जाता है, कैरी फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन ऑल बॉडी पार्ट्स, फिर लंग्स से कैरी करके उसको सारे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है। इतना आसान। तो 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट्स को आप याद कर लो आराम से, ठीक है, आराम से याद कर लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट्स की तरफ। The blood brings कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रिंग करता है फ्रॉम दी सेल्स रिलीज इनटू एल्वियोली, मतलब सारा काम एल्वियोली ही करेगी भैया। अब देखो उसने ऑक्सीजन को भी हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व कराया, भेज दिया। अब क्या करेगी वो, अब आदमी बोल रहा है कि भैया हम ब्लड ब्रिंग्स, हम जो ब्लड बोल रहा है वो बोल रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले आएंगे और आपकी एल्वियोली में ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉरी ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्रिंग कर लेता है, ले लेता है और कहां पास छोड़ देता है, वो एल्वियोली में छोड़ देता है, ठीक है। तो अब इतना हो गया एल्वियोली का। अब हम थोड़ी से हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हार्ट धक 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कठिन टॉपिक भी है। चलो देख लेते हैं दोस्तों। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, इसमें हार्ट नहीं आएगा, दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में हार्ट को पढ़ेंगे। अभी हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है और वो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, है ना, हाँ ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। तो अब हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हुआ खत्म। अब हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देख लेते हैं, जो कि इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देख लेते हैं दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दिख रहा होगा। ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो देख लिया हमने, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें सिर्फ हमको बताया गया है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स थ्रू, कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वो हमको बताया गया है। तो कैसे होता है, सबसे पहले तो 3 चीजों से हो सकता है। तो पहला हो गया हमारा स्टोमेटा इन लीव्स, बंदी भी हो रही है ना, चलो हाँ। तो स्टोमेटा इन लीव्स म्हणजे कि जो लीव्स में छेद होते हैं, हमने देखा था स्टोमेटा होता है उसके अगल बगल गार्ड सेल होता है ना। अभी न्यूट्रिशंस में ही पढ़ा था, है ना शायद, हाँ न्यूट्रिशंस में पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा था गार्ड सेल वाला। तो उसमें स्टोमेटा इन लीव्स, तो वहां पर छेद होता है जो कि रेस्पिरेशन में हमने बताया था आपको, फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। तो स्टोमेटा इन लीव्स हो गया। उसके बाद दूसरा होगा लेंटिकल्स इन स्टेम्स। स्टेम जो उसकी मतलब कि स्टेम जो होती है, स्टेम तो आप जानते होगे ना प्लांट्स की, तो स्टेम में लेंटिकल्स होती है, छेद होते हैं, वहां से भी हो जाता है। और सरफेस ऑफ रूट्स, तीनों बंद हो गए, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं। सरफेस ऑफ रूट्स म्हणजे रूट्स का जो सरफेस होता है, रूट्स उसके नीचे भी वहां से, तो 3 जगह से उसका रेस्पिरेशन होता है। अपना तो एक ही जगह से होता है, पर उसका 3 जगह से हो जाता है, ठीक है। गुड जॉब। ओके, तो अब देख लेते हैं भैया आगे, थोड़ी सा हमका नीले नीले कलर में कुछ दिया है तो वो भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम इनटू ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है, बाद में हमको दे देता है क्योंकि उसको कुछ काम की नहीं रहती है, ठीक है। एंड यूज देम इनटू ग्लूकोज, अब ग्लूकोज बनाने के काम कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसके लिए जरूरी है वो उसको क्रिएट कर लेता है, वाटर भी क्रिएट कर लेता है, एनर्जी भी क्रिएट कर लेता है। और हमको ऑक्सीजन पकड़ अपने ऑक्सीजन, और हम भी अपने कार्बन डाइऑक्साइड तो अपनी पकड़, तो ऑक्सीजन दे कार्बन डाइऑक्साइड ले, ठीक है। ये हम भी काम करते हैं, वो भी काम करता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन दे कार्बन डाइऑक्साइड ले। ओके, दोनों का अपना ब्याज चलता रहता है। अब उसके बाद इतना हमने देख लिया। अब नीचे रेड कलर से जो दिया हुआ वो रेड ही है, केमिकल इक्वेशंस बहुत जरूरी रहती है, पर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी भी ठीक है। देखो अब क्या होता है, ग्लूकोज प्लस O2, मतलब कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, CO2, जो कि उसके लिए जरूरी है, प्लस H2O वो भी बना देते हैं, और प्लस एनर्जी, 3 चीजें बना देते हैं। तो केमिकल इक्वेशन दी गई है, तो यहां पास इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। और इतने के साथ ही हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक जो कि एग्जाम्पल का था वो भी कंप्लीट हो गया। 20 मिनट की वीडियो हो गई। अब मैं नहीं चाहता कि और आगे भी बने, तो चलो दोस्तों इसको यहीं पास एंड कर देते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल्स का न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो मिलते किसी और वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना भाई लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और यहाँ पास मैं बहुत सारी नई नई चीजें भी ऐड कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ मैं अमेजिंग फैक्ट्स को ऐड कर रहा हूँ, और बहुत एक से एक चीजें ऐड कर रहा हूँ जो कि मैं आपको बाद में बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में कि क्या क्या ऐड कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए एज स्टडीज।